देखो, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग की बात चल रही है और हम पढ़ रहे हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। जाहिर सी बात है, इतना डीप तो हमें जाना नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा हमें समझना है कि ये चैप्टर है क्या, इसके अंदर क्या चीज है। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग इसे बोला जाता है, ठीक है। इसमें ये क्या मेथड है? ये एक मेथड है। यूनिट कॉस्टिंग क्या एक मेथड है? किस चीज का मेथड है? कैलकुलेट करने का। किस चीज को कैलकुलेट करने का? कि एक यूनिट को बनाने की या मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कितनी आती है। एक यूनिट को बनाने की या उसे मैन्युफैक्चर करने की या उसे प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? यूनिट कॉस्टिंग। नाम ही यूनिट कॉस्टिंग है, यानी कि एक सिंगल यूनिट को बनाने की। अच्छा, दूसरा क्या है? इसे कई से सिंगल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सिंगल कॉस्टिंग? यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा होता है ना, वो एक ही स्टेज में कंप्लीट किया जाता है। एक ही स्टेज में। अगर वो प्रोडक्शन एक स्टेज में कंप्लीट नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, अगर प्रोडक्शन एक स्टेज में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर उसके लिए हम यूनिट कॉस्टिंग इस्तेमाल नहीं करते। उसके लिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। उसके लिए एक अलग कॉस्टिंग है, ठीक है। तो यूनिट कॉस्टिंग हम किसके लिए यूज करते हैं? कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करनी है और वो प्रोडक्ट भी एक सिंगल ऑपरेशन में या एक पूरी सिंगल प्रोसेस में बन जाना चाहिए। दैट मीन्स उसमें कोई प्रोसेस ना आए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं पेन बना रहा हूं तो पेन एक सिंगल प्रोसेस में बनेगा, या फिर मैं क्या बोलते हैं, गेहूं से आटा बना रहा हूं, वो सिंगल प्रोसेस में बनेगा। लेकिन जो दवाइयां होती हैं वो सिंगल प्रोसेस में नहीं बनेंगी, उनमें कई सारे प्रोसेस बनाए जाएंगे, ठीक है। तेल जो होता है, ऑयल जो होता है, वो भी सिंगल उसमें नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो यहां पर हमें ये पता लग जाता है। दूसरा, ये मेथड कहाँ कहाँ लगेगा? ये मेथड उन इंडस्ट्रीज में लगता है जहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूस एक्टिविटी है। कंटिन्यूस मतलब लगातार होती रहती है और एक लार्ज स्केल पर होती है। जैसे पेन बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं वो लार्ज स्केल पर काम कर रही होती हैं। स्टेशनरी बनाने वाली कंपनीज हो गई। जो आटा बना रही है शक्ति भोग, वो आपका एक बड़े स्केल पे काम कर रही है, कंटिन्यूस है। उनका काम होता रहता है, हर दिन आटा बनता है, हर दिन गेहूं खरीदा जाता है, हर दिन गेहूं पिस रहा होता है, हर दिन उसकी पैकिंग चल रही होती है, हर दिन वो स्टोर हो रहा होता है। तो वो कंटिन्यूस एक्टिविटी है। दूसरा, जिस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, जिस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, यूनिट मतलब वो जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है वो आइडेंटिकल है। यानी कि एक जो पहला पेन बना है और जो दूसरा पेन बना है, वो दोनों आइडेंटिकल हैं और साथ में होमोजेनस है, यानी कि बिल्कुल एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है। एक जैसे होने चाहिए, वो अलग अलग नहीं हो सकते। दूसरा, ये कॉस्ट यूनिट फिजिकल होंगी और नेचुरल होंगी, और इनको हम कन्वीनियंट यूनिट ऑफ मेजर, जो मेजरमेंट का यूनिट है, उसमें कर सकते हैं। मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो आपके लिए अब यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट को किसमें मेजर करती है? पर मीटर पर में। मीटर। यानी कि उनकी कॉस्ट यूनिट क्या है? उनकी पर मीटर। कॉस्ट यूनिट है पर मीटर। ब्रिक्स वाले जो होते हैं, जो ईंट का होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ईंटें जो होती हैं जब वो बनती हैं तो उनकी कॉस्टिंग किस में की जाती है? पर और 1,000। थाउजेंड ब्रिक में। पर थाउजेंड ब्रिक्स में, यानी कि 1000 ईंटों की कॉस्ट निकाली जाती है। मिल्क इंडस्ट्री लीटर में काम करती है। पेपर इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, रिम ऑफ पेपर, रिम ऑफ पेपर पे काम करती है। और एक रिम में कितने पेजेस होते हैं? एक रिम में मेरे ख्याल से होते हैं कितना, 500। 500 शीट का। 500। 500 शीट का होता है, ठीक है। 500 शीट्स का पेपर होता है, 500 शीट्स होती हैं, पेजेस, ठीक है। सफेद पेपर ना? अच्छा, हाँ सफेद वाले पेपर ना? हाँ वही, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री क्विंटल में काम करती है, सीमेंट इंडस्ट्री टन में, कोल इंडस्ट्री टन में, वाइन वाली करती है गैलन में, वाइन वाली गैलन में करती है, ठीक है, वो गैलन का प्रोडक्शन करती है। और जो स्टील इंडस्ट्री होती है वो भी टन में करती है। बेसिकली जो आपको 3 ब्रैकेट बना के दे दिए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, बाकी आपको याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। यूनिट कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिट कॉस्टिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है
कि एक महीने में या एक क्वार्टर में या एक साल में, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड में, सिंपल लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर पीरियड में, चाहे वो पर्टिकुलर पीरियड महीनों का हो, एक क्वार्टर का हो, एक साल का हो, 6 महीने का हो, कितना भी हो, उस पर्टिकुलर पीरियड में जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, ये निकालना पहला ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर पीरियड में जो मैंने प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, एक बात और बता दूं, ये जो मेथड होता है ये इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो पेन है ना, पेन, उसकी जो पेन आप बना रहे हो, देखो पेन आपका 5 रुपए का बिकेगा या 10 रुपए का बिकेगा, इसका आप प्लास्टिक का कॉस्ट अलग करोगे, रिफिल का कॉस्ट अलग लगाओगे, इसका कॉस्ट अलग लगाओगे, बहुत महंगा, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा माइक्रो कॉस्टिंग हो जाएगी। इतनी मत करो। आप क्या करो, आप एक पूरे यूनिट में, यानी कि पूरे महीने में, जैसे एक महीने में आपने बनाए 5,000 पेन, उस 5,000 पेन को बनाने में कंपनी का 15,000 रुपए का तो प्लास्टिक लग गया, 5,000 की इंक लग गई, ठीक है, 3,000 रुपए पैकिंग के लग गए। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इन सब को ऐड कर लेगी, यानी कि 23,000 रुपए, और इस तेईस डिवाइडेड हजार बाय से इस 5,000 को डिवाइड कर 5,000 देगी। इससे उसको पता लग जाएगा कि मेरे को पर कितना पेन पड़ गया, 4.6 रुपीज का एक पेन पड़ गया। पर डे। ठीक है, तो कंपनी एक एक पेन की कॉस्टिंग नहीं करना चाहती, कंपनी क्या करना चाहती है कि टोटल प्रोडक्शन क्या आ रहा है और टोटल कॉस्ट क्या लग रही है। जितना मेरा टोटल प्रोडक्शन आ रहा है, जितनी मेरी टोटल कॉस्ट लग रही है, मैं उस टोटल कॉस्ट को उस प्रोडक्शन से डिवाइड कर दूं, मेरे को पता लग जाएगा कि मेरे एक पेन की कीमत क्या है। अलग अलग करके क्या कैसे करोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक एक पेन की कॉस्ट लगाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उल्टा आपके अकाउंटेंट का दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता। दूसरा, यहां पर ना हमें ब्रेकअप भी पता लग जाता है टोटल कॉस्ट का, मतलब हमें पता लग जाता है कि प्राइम कॉस्ट क्या है। अभी आगे बताऊंगा प्राइम कॉस्ट क्या होती है। वैसे प्राइम कॉस्ट होती है मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, यस तो सर। इसका कितना लग रहा है, क्या नाम है उसका, डायरेक्ट 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 कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है, और क्या नाम है उसका, आपका फैक्ट्री कॉस्ट क्या आ रही है, क्या बोलते हैं, ऑफिस कॉस्ट क्या आ रही है। तो अलग अलग लेवल पे जो कॉस्टें हैं, उन कॉस्ट के बारे में आपको पता लग जाता है। अगर कोई आदमी आपको बहुत बड़ा वो दे रहा है, कंसाइनमेंट दे रहा है, तो आपको पता होता है कि इसमें आपका गोडाउन वगैरह नहीं लगेगा। एक आदमी कह रहा है मेरे लिए 50 लाख पेन बना दो, आपने कहा 50 लाख पेन तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन ये बताओ ले जाओगे कब। उसने कहा मैं तो जिस दिन तुम बना दोगे ना, बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। तो ऐसे केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं लग रहा, हमारा सेलिंग का खर्चा नहीं लग रहा। तो जब हमारा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं लग रहा, तो उतना डिस्काउंट हम दे पाएंगे उसको, है ना, उतना डिस्काउंट हम दे सकते हैं ना उसको। ठीक है, जी भैया। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है ना, ये जो डिस्काउंट निकालना है, ये तभी पता चलेगा जब आपको अलग अलग स्टेजेस पे कॉस्ट पता होंगी। दूसरा, कंपैरेटिव कॉस्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हो, यानी कि आप कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हो कि 5,000 यूनिट पे कितना लग रहा है, 10,000 यूनिट पे कितना लग रहा है, और जो चेंज आ रहा है उस चेंज का भी पता लगाया जा सकता है। साथ में ये भी पता कर सकते हैं कि जो कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं, कॉस्ट के एलिमेंट कौन है, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट आपका फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इनका जो परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब ये टोटल कॉस्ट में कितना परसेंट शेयर रखते हैं, वो शेयर भी हमको पता लग जाएगा। हम सेलिंग प्राइस से पता कर पाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट काम, टेंडर प्राइस पता कर पाते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने कहा, या सरकार ने कहा कि उसको सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए वो पेन देना चाहती है, और वो पेन आपसे खरीदना चाहती है। सेंट्रल स्कूल, आज देखोगे तो सेंट्रल स्कूल की जो तादाद है पूरे भारत में, कम से कम 22-23 हजार सेंट्रल स्कूल तो होंगे। अब 22-23 हजार सेंट्रल स्कूल के अंदर कम से कम 100 ऐसे बच्चे होंगे जिनको पेन की जरूरत होगी। तो सरकार को 22 लाख पेन की जरूरत है। सरकार ने बोला 22 लाख पेन खरीदने हमको, बताओ कौन सस्ते में देगा। ठीक है, तो क्या होगा, सब टेंडर डालेंगे कि हम देंगे सर, हम इतने रुपए में दे देंगे आपको 22 लाख पेन, हम आपको 5 रुपए के हिसाब दे देंगे, कोई कहेगा 4.5 के हिसाब दे देंगे, कोई कहेगा 4.9 दे देंगे, कोई 4.8 कहेगा वो। ठीक है, तो ये टेंडर प्राइस बनाओगे कैसे, पता कैसे चलेगा, क्योंकि पेन तो आपने बनाया नहीं अभी तक, पेन तो बनाया नहीं आपने, 22 लाख पेन तो बनने हैं अभी, और सरकार कह रही है 22 लाख पेन का बता दो क्या कीमत लोगे। अरे तो जब बने ही नहीं तो पता कैसे करोगे। तो इसके लिए हम
टेंडर प्राइस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि हमारा एक पेन कितने का बन रहा होगा, और जब हम 22 लाख पेन बनाएंगे तो वो कितने रुपए के हमें पड़ जाएंगे। इस चीज का हिसाब लगाते हुए कि ये 22 लाख पेन कितने महीने में बनेंगे, और उस महीनों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लास्टिक का कॉस्ट, इंक का कॉस्ट क्या हो जाए, थोड़ा बढ़ जाए या थोड़ा कम हो जाए। वो चीज का ध्यान रखकर हम यूनिट कॉस्ट, टेंडर प्राइस बना पाते हैं। अब सबसे दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉस्ट शीट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है, इसको आपने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, इसको याद रखना है। क्या डेफिनेशन है? ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। किस चीज का स्टेटमेंट है? डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट है, ये रहे वो डिफरेंट कंपोनेंट, ठीक है। इन डिफरेंट कंपोनेंट को दिखाने का एक स्टेटमेंट है, उसको हम कॉस्ट शीट बोलते हैं। इसमें हम दो कॉलम बेसिकली बनाते हैं, एक होता है जो टोटल का चल रहा होता है और एक चल रहा होता है कॉस्ट पर यूनिट का, ठीक है। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो कॉस्ट को पता कर सके दो पीरियड्स की। मान लीजिए जनवरी में भी पेन बनाए गए 5 लाख और फैब में भी पेन बनाए गए 5 लाख, और आज की रेट में जुलाई में भी 5 लाख बनाए गए। क्या इन 5 लाख पेन को बनाने में सेम कॉस्ट लग रही होगी? नो सर। नहीं लग रही होगी। तो सरकार, तो जो ये क्या उसका कंपनी है, वो ये पता कर पाएगी कि अगर उसने कॉस्ट शीट बनाई है तो पता कर पाएगी किस कॉस्ट में चेंज आ रहा है। और जिस कॉस्ट में चेंज आ रहा है, मान लीजिए कॉस्ट मटेरियल में चेंज आ रहा है, मटेरियल की कॉस्ट बदल रही है, तो फिर कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपने किसको बोलेगी? परचेजिंग डिपार्टमेंट को, यानी कि ये याद है, ये देख रहा है मटेरियल 1, ठीक है। जो ये मटेरियल 1 है, यानी कि ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर आपकी मदद करेगा कि मैं प्रोडक्ट को कितने में खरीदूं ताकि मेरी कॉस्ट क्या है, कम आए। नहीं तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, प्राइस तो बढ़ नहीं रहे ना। प्राइस तो 10 रुपए का ही था जनवरी में भी, और जुलाई में भी कितने का बिक रहा है? 10 रुपए का। अगर आपकी कॉस्ट ही बढ़ती चलेगी तो आपका तो प्रॉफिट कम होना चल जाएगा। तो कंपनी क्या करती है? कॉस्ट पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यही तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला वो है ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट पे कंट्रोल करना। और वो कंट्रोल कैसे करेगा? वो जब मैनेजमेंट को दो अलग अलग पीरियड की कॉस्ट पता होगी। अगर उसे कॉस्ट ही नहीं पता है दो अलग अलग पीरियड की, और उसको ये नहीं पता कि मटेरियल की कॉस्ट में चेंज आ रहा है, या वेजेस की कॉस्ट में चेंज आ रहा है, या फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर है उनकी वजह से आ रहा है चेंज, या जो ऑफिस में बैठे हैं उनकी वजह से चेंज आ रहा है, या सेल्समैन की वजह से चेंज आ रहा है, किसकी वजह से चेंज आ रहा है, तो वो उस चेंज को यहाँ पर ढूंढ पाएगा। और वो चेंज कैसे पता चलेगा? वो डिफरेंट कंपोनेंट के रूप में दिखाई देगा, यानी कि प्राइम कॉस्ट अलग होंगी, वर्क कॉस्ट अलग होंगी। तो अगर मान लो प्राइम कॉस्ट में चेंज आ रहा है, बाकी सब कॉस्ट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्राइम कॉस्ट की वजह से फर्क पड़ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर जो कंपोनेंट है उनमें से किसी कंपोनेंट में हम कॉस्टिंग ठीक से नहीं कर पा रहे। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट शीट्स जो होती हैं वो कई तरीके की होती हैं, जैसे सिंपल कॉस्ट शीट, पीरियड वाइज कंपैरेटिव कॉस्ट शीट, कंपैरेटिव कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट। ये तो है 2 पीरियड की कॉस्ट शीट, 2 अलग अलग टाइम पीरियड की, ये 2 प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट है। और ये क्या है? कॉस्ट शीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट किसको बोलते हैं? टेंडर प्राइस को। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि व्हाट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, हम बोलेंगे टेंडर प्राइसिंग, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है कि आखिर इस कॉस्ट शीट के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी मदद करेंगी। तो इस कॉस्ट शीट का सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहला, और ये कहे कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ये टोटल है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, जितने डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उन सबका टोटल ये होता है। यहां तक सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लग चुके होते हैं, सारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। जो कैसे कैसे, जो सीधा प्रोडक्ट को बनाने में लगेंगे, जो प्रोडक्ट को बनाने में लगेंगे, वो सारे यहां पर हम क्या कर चुके होते हैं? लगा चुके होते हैं, ठीक है। जैसे मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक चीज मैं बता दूं, कई बार वो चार्जेबल लिखता है, चार्जेबल एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस को ही बोलते हैं, ठीक है जी भैया। इसके बाद जब प्राइम कॉस्ट निकल जाती है ना, तो उस प्राइम कॉस्ट के ऊपर, यानी कि वर्क कॉस्ट निकालने के लिए, देखिए वर्क कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो रहा है?
वर्क कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला हो रहा है प्राइम कॉस्ट, तो रहेगा प्लस क्या जुड़ जाएगा, वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये मैं OH लिख रहा हूं इसको, और OH का मतलब यहां पर क्या है, ओवरहेड, ठीक है। इसी को एक चीज और बोलते हैं, ऑन कॉस्ट। इसी On को क्या cost. बोलते हैं, ऑन कॉस्ट। इसका मतलब वर्क ओवरहेड या वर्क ऑन कॉस्ट एक ही Cost. बात है, अलग अलग बात है, एक एक बात, बात है, एक ही बात। ठीक है। वर्क ओवरहेड वर्क ऑन कॉस्ट एक बात है। इसके अलावा फैक्ट्री, जो फैक्ट्री वाला है ना, फैक्ट्री ओवरहेड, या जो हमारा क्या हो गया, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ये भी एक ही बात है। ध्यान रखिएगा, सामने है वर्क कॉस्ट, ये कौन है, वर्क कॉस्ट, ये है वर्क कॉस्ट, और ये है वर्क ऑन कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का जी। मतलब क्या है, वर्क कॉस्ट का मतलब है प्राइम कॉस्ट भी जोड़ ली और वर्क एक्सपेंसेस भी जोड़ लिए, तब आती है वर्क कॉस्ट, काम की कॉस्ट, काम की लागत। और वर्क ऑन कॉस्ट क्या है, एक एक्सपेंस है। वर्क ऑन कॉस्ट एक एक्सपेंस है। वर्क ऑन कॉस्ट तो बहुत छोटी चीज है, वर्क कॉस्ट थोड़ी बड़ी चीज है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ओवरहेड वर्ड यूज करते हैं, इसकी वजह है कि हम एस्टिमेटेड कर रहे होते हैं सब कुछ। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड क्या होते हैं, ऑलवेज एस्टिमेटेड, वो एस्टिमेटेड होते हैं। और जब आपको देखो, अगर वो बोले फैक्ट्री ओवरहेड तो इसका मतलब क्या है, ये एस्टिमेट है। और अगर वो बोले फैक्ट्री एक्सपेंस तो इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी इनकर्ड, जो ऑलरेडी हो चुका है, जो खर्चा हो चुका है, जो खर्चा हो चुका है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। और जो खर्चा होने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम, ओवरहेड। तो ये एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड मतलब क्या है, हमने अंदाजा लगाया हुआ है। और ऑलरेडी इनकर्ड का मतलब क्या है, जो हमारा खर्चा ऑलरेडी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी लग चुका है खर्चा। आ रही है बात समझ में सबको, जी सर। ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। इसके बाद हमारा आता है अगला, अरे यार, हमारा अगला पॉइंट आता है ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ ये है प्रॉब्लम। ऑफिस कॉस्ट क्या है, देखिए, फैक्ट्री कॉस्ट कहाँ थी, याद है, फैक्ट्री कॉस्ट हम इसी को बोलते हैं। वर्क कॉस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। मैं फिर बोल रहा हूँ, फैक्ट्री कॉस्ट अलग चीज है और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट अलग चीज है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। फैक्ट्री कॉस्ट एक बड़ी चीज है, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर प्राइम भी आता है और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी आता है। जबकि फैक्ट्री ऑन कॉस्ट तो क्या है, सिर्फ फैक्ट्री के अंदर होने वाला खर्चा। तो ये एक खर्चा है, ये सब क्या है, एक खर्चा है। और ये क्या है, असल में एक लागत है, एक लागत है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, और ये सिर्फ एक खर्चा है। खर्चे को आप ओवरहेड बोल रहे हो, खर्चे को आप ऑन कॉस्ट बोल रहे हो, लेकिन जब आप खाली कॉस्ट बोल रहे हो तो आप लागत बता रहे हो कि इतना लग चुका है अब तक, इतना अब तक लग चुका है, ठीक है। इसी के अंदर जब हम ऑफिस कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो हम ऑफिस कॉस्ट में क्या करते हैं, ऑफिस कॉस्ट में हम फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड को जोड़ लेते हैं। किसको जोड़ लेते हैं, ऑफिस ओवरहेड को। प्रॉब्लम यह है कि व्हाट आर द ऑफिस ओवरहेड्स। पहला ऑफिस ओवरहेड है एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि बिजनेस में जो ऑफिस में बैठे लोग हैं ना, जो बिजनेस को चला रहे हैं, उनका खर्चा। फाइनेंस का खर्चा याद है, हम थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद है किसी को, यस सर। उसमें याद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट रेट होता है, डिविडेंड होता है, यस जी सर। भैया। लेकिन डिविडेंड को तो नहीं, पर हाँ इंटरेस्ट को, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होते हैं, वो सब क्या बन जाते हैं, फाइनेंस कॉस्ट होते हैं। और जो अदर अरेंजमेंट्स हैं उन सबको हम ऑफिस ओवरहेड के अंदर लेते हैं। अदर अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जो बाकी के खर्चे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है टोटल कॉस्ट ना। टोटल कॉस्ट क्या होती है, अगर हम इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ दें, किसमें, ऑफिस कॉस्ट में, तो ये टोटल कॉस्ट बन जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, अगर आपके पास अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो ध्यान रखिएगा, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कहां है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बताना कौन सी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनमें से, ये वाली,
ठीक है, अभी मैं जब फॉर्मेट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप अपना ओपनिंग स्टॉक को जोड़ दो और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दो तो क्या आता जी। है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ फिर गुड्स सोल्ड। अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है ना फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, तो ऑफिस कॉस्ट के बाद ऑफिस कॉस्ट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है, फिर टोटल कॉस्ट आती है। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? अब मान लो कि आपको, अच्छा एक काम करो, ये तो मैंने इसमें बता दिया, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। अगर आपके क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, इसी को हम कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं, इसी को हम, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, उसमें अगर आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ोगे तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, और यही आपकी क्या बनेगा इस वक्त, टोटल कॉस्ट भी बनेगा, यही आपकी टोटल कॉस्ट भी रहेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज थी, फिर ये भी टोटल कॉस्ट थी, लेकिन फर्क क्या था, फर्क ये था कि इस वक्त हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, किस चीज का, फिनिश का, तो डायरेक्ट टोटल कॉस्ट आ गई। अगर हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स है तो पहले हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, उसमें हम अपना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ेंगे, तब हमारा टोटल कॉस्ट आएगा, और जब हम टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या सारी चीजें जोड़नी है? नहीं, हर चीज नहीं जोड़नी। क्या नहीं जोड़ना? एबनॉर्मल लॉस जो होते हैं मटेरियल लेबर के, उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, इन्हें कॉस्ट शीट के अंदर नहीं दिखाते। इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड ऑन कैपिटल, ये भी नहीं दिखाना। इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक डिपॉजिट, ये भी नहीं दिखाना। एक्सपेंसेस इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर, ये भी नहीं दिखाना। शेयर ट्रांसफर फीस भी नहीं दिखाना। डिविडेंड पेड मत दिखाना। इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स को मत दिखाना। गुडविल या प्रीमियम एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है, उनको मत दिखाना। इवन पेटेंट अगर रिटर्न ऑफ हुआ है उसको भी मत दिखाना, ठीक है। और कैश डिस्काउंट मत दिखाना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मत दिखाना। इसका मतलब ये सब कॉस्ट के अंदर नहीं आते, ये सब किसके अंदर आते हैं, फाइनेंसिंग एक्ट, ये सब फाइनेंस हैं, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम नहीं है। डिविडेंड पे करना कॉस्ट का काम नहीं है, कॉस्ट का काम क्या है, प्रोडक्ट की कीमत लगाना। कॉस्ट का काम क्या है, प्रोडक्ट की कीमत लगाना। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने डिविडेंड दिया नहीं दिया। अगर आप डिविडेंड नहीं भी दोगे तो क्या फैक्ट्री में वर्कर काम करना बंद कर देगा? नहीं करेगा, वो तो काम करता रहेगा, आपका प्रोडक्ट बिकता रहेगा। आप डिविडेंड दो ना दो, वो फाइनेंस वालों का काम है, वो इनका काम बिल्कुल भी नहीं है। एक और चीज समझिए, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन नहीं है वर्क ओवरहेड के बारे में, तो ये एज्यूम किया जाता है ये डायरेक्ट वेजेस के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर उसने ये कह दिया कि वर्क ओवरहेड 20% है, उसने ऐसे लिख दिया वर्क ओवरहेड 20% है, ध्यान रखिए मैं वर्क ओवरहेड बोल रहा हूँ, मैं वर्क ओवरहेड बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे अभी, वर्क ओवरहेड है और उसने आपको एक डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, ये आपको उसने 15,000 रुपए का दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क ओवरहेड कितना होगा, कुछ नहीं बता रखा, सिर्फ इतना दे रखा। तो वर्क ओवरहेड किस पे निकले, और साथ में मटेरियल भी दे रखा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मटेरियल भी देंगे। 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा ना? हाँ, बस यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो वर्क ओवरहेड होगा वो क्या होगा, वो 15,000 का 20% होगा, 20%। उसको कोई मतलब नहीं है मटेरियल वगैरह से, यानी कि 3,000 रुपए। ऐसे केस में मुझे वर्क कॉस्ट बता सकते हो क्या आएगी, वर्क कॉस्ट आएगी, मटेरियल को प्लस करेंगे किसके साथ, डायरेक्ट वेजेस के साथ। अगर मैं मटेरियल को डायरेक्ट वेजेस के साथ प्लस करूंगा तो ये क्या आएगा मेरा, प्राइम कॉस्ट। उसके ऊपर मैं जब वर्क ओवरहेड जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, वर्क कॉस्ट। यानी कि यहाँ पर 20,000 का मटेरियल प्लस 15,000 रुपए का डायरेक्ट वेजेस प्लस 3,000 रुपए का जोड़कर ये मेरे का कितना आ जाएगा, 38,000। और अगर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन ऑफिस ओवरहेड के बारे में ना हो तो इसे वर्क कॉस्ट पे लेना, किस पे लेना, वर्क कॉस्ट पे। अब मैं आपसे इसी के ऊपर, ये जो पूरा आपको ब्रैकेट दिख रहा है, जो पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है उसके ऊपर में एक छोटा सा क्वेश्चन ग्रीन कलर में पूछ रहा हूँ। अगर मैं ये बोलूं कि ऑफिस ओवरहेड जो है वो 10% है, कुछ नहीं बता रहा हूं, तो ये 10% किसका है, ये 10% इस 3,000 का है या फिर ये 10% इस 38,000 का है, 38,000 का, बिल्कुल 38,000 का है, 3,000 का नहीं है, क्योंकि वर्क कॉस्ट लिखा हुआ है, वर्क ओवरहेड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा वर्क ऑन कॉस्ट,
मैंने वर्क ऑन कॉस्ट लिख दिया, इसके आगे ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वर्क ऑन कॉस्ट। अब मुझे ये बता दीजिए अब क्या ऑफिस ओवरहेड आएगा? सर ऊपर वाला ओवरहेड 3000 वाला। अब ओवरहेड जो 3000 है इसका 10% निकलेगा, अब इसका निकलेगा वो 10%। तो आपको वर्ड समझना है, ऑन कॉस्ट अलग होता है और कॉस्ट अलग वर्ड है। ऑन कॉस्ट का मतलब सिर्फ एक एक्सपेंस है, ठीक है। जब वो एक्सपेंस बोल रहा है तो वर्क ओवरहेड की बात कर रहा है, और जब वो कॉस्ट बोल रहा है तो वो डायरेक्ट सबको जोड़कर प्राइम प्लस वर्क ओवरहेड जोड़ के जो अमाउंट आ रही है उसके बारे में बात कर रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई सबको? जी भैया। यस सर। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके ऊपर हम परचेज लेते हैं रॉ मटेरियल का। अगर उस रॉ मटेरियल को लाने में आपने कोई कैरेज दिया है या फ्रेट दिया है, ध्यान रखिए कैरेज आउटवर्ड की नहीं, क्योंकि इनवर्ड ही हमारे परचेज के लिए। और दूसरी बात, कई जगहों पर कैरेज लिखा होता है, कई जगहों पर फ्रेट लिखा होता है, बात एक ही है, किराए की बात चल रही है, गाड़ी वाले को एक किराया दिया और कुछ नहीं है। कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस, इनमें एक फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। टैक्सेस कब लेने हैं और कब नहीं लेने हैं। अगर आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो आप ले लीजिए, तो आप इसे जोड़ दीजिए कॉस्ट में। मतलब वो कह रहे हैं कि जीएसटी लगाए 5%, ठीक है, जीएसटी लगाए 5% और ये आपको रिकवर हो जाएगा, यानी कि ये आपका एडजस्ट हो जाएगा किसके साथ? ये आपका कौन सा इनपुट वाला लगा होता है, और जब आपका आउटपुट जीएसटी आएगा तब उसके साथ इसको क्या कर लेना, सेट ऑफ कर लेना। इसका मतलब जो कॉस्ट आप यहाँ पे लगाने की कॉस्ट क्या होती है, जो आपकी जेब से लगा, क्या ये आपकी जेब से लग रहा है? नो सर। नहीं लग रहा है, क्योंकि इनपुट क्या है, जब आप खरीद रहे हो तो 5% दे रहे हो, और जब बेचोगे तो रिकवर कर लेना। भाई जिस चीज की रिकवरी हो सकती है वो आपकी जेब से लगी कहाँ रहा, वो आपकी जेब से नहीं लग रहा। तो कॉस्ट का मतलब होता है जो आपकी जेब से लगे, ठीक है, जो आपकी जेब से लगे। यहाँ पर टैक्स आपकी जेब से नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता कि नहीं सर इसका मैं आउटपुट नहीं दूंगा, इसका कोई टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आउटपुट टैक्स है ही नहीं, आप एक ऐसी सर्विस देते हो जिसका आउटपुट टैक्स है ही नहीं, आउटपुट टैक्स नील है, उसका जीरो नहीं है, नील है। जीरो का मतलब तो है टैक्स लग रहा है, जीरो का मतलब तो टैक्स लग रहा है, कितना परसेंट लग रहा है, 0% लग रहा है, पर लग तो रहा है। नील का मतलब क्या है, लगी नहीं, लगाना ही नहीं है। जब टैक्स ही नहीं लग रहा तो मान लीजिए आपने यहाँ पर इनपुट जीएसटी पे कर रखा है, आपने यहाँ पर 5% का टैक्स पे कर रखा है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, और आप जब सामान बना के बेचोगे उस सामान के ऊपर टैक्स ही नहीं लगता है, तो क्या सरकार आपको यहाँ पर टैक्स क्रेडिट देगी? नहीं देगी। सरकार बोलेगी कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो तुम भी बोलोगे सर फिर ये मेरी जेब से क्यों जाएगा, मैं इसको मटेरियल के ऊपर चार्ज कर दूंगा, मैं इसको मटेरियल के अंदर लगा दूंगा, क्योंकि मेरी जेब से जा रहा है तो ये लागत बन गई, मेरी कॉस्ट बन गई, ये मेरी कॉस्ट बन गई। लेकिन अगर ये रिकवर हो सकता है तो ये मेरी कॉस्ट नहीं बन रहा है। नहीं है। बात समझ आई सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैंने एक चीज बोला, 0% का मतलब टैक्स लग रहा है पर रेट क्या है, 0। नील का मतलब है टैक्स ही नहीं लग रहा, नील का मतलब एक तरीके से नील नहीं लिखा होता, लिखा होता है एग्जेम्प्ट, मैंने वर्ड गलत यूज कर लिया। आउटपुट जीएसटी के आगे लिखा होगा एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब हमने बोल दिया टैक्स लगाना ही नहीं तुम पर, 0% पे तो लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब माइनस क्या करना है, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा मटेरियल का स्क्रैप हो जाता है, स्क्रैप पता है किसे बोलते हैं, मटेरियल लेके आए और फूट गया तो वो बिक रहा है, टुकड़े बिक रहे हैं उसके। जैसे वो जो बॉटल्स होती हैं, अब बॉटल आपने कोल्ड ड्रिंक को पैक करने के लिए बॉटल्स मंगाई, अब बॉटल ट्रक में आती है, वो रखी जाती है नीचे गोडाउन में, वो कई बार क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। प्लास्टिक के बॉटल मंगाई आपने पानी फिल करने के लिए, एक्वाफिना की कंपनी चलाते हो आप, उसमें आपको इसको क्या करना था, पैक करना था पानी को, लेकिन वो प्लास्टिक की बोतल की लाइफ होती है, आपको पता है, आपको एक पता है कि जो एक्वाफिना की बोतल होती है उस पर लिखा होता है कि ये कितने महीने चलेगी, 6 महीने 8 महीने। ये बताओ 6 महीने 8 महीने पानी की बता रहा होता है बोतल की बता रहा होता है? एक्सपायरी डेट लिखी होती है, बॉटल की एक्सपायरी डेट होती है वो कभी भी पानी की एक्सपायरी डेट नहीं होती, क्योंकि पानी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ठीक है, अब उस बॉटल को, वो बॉटल खराब हो जाएगी, वो कह रहा है 6 महीने में खराब हो जाएगी, आपके यहाँ बॉटल पड़ी रही खराब हो गई, अब खराब हो गई तो उसमें पैक तो करोगे नहीं, अब क्या करोगे इस बॉटल का, क्या करोगे इस बॉटल का, इस बॉटल को कबाड़ में बेच दोगे, कबाड़ में तो बेचोगे और क्या करोगे। ठीक है, कबाड़ में जाएगी वो, उसका कंपनी वापस भी लेके कर लेगी, वो भी कबाड़ के मूल में लेगी, वो भी कबाड़ के भाव में लेगी, तो उसे स्क्रैप कहेंगे। फिर मटेरियल एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, उसे माइनस कर दो। ठीक है, इससे जो आपका आएगा उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ, इसकी स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ होगी, पिछली बार भी गड़बड़ी थी,
मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसी को एक और नाम से जानते हो, पता है? कॉस्ट ऑफ रॉ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि हमारा RMC, सबसे पहले निकलने वाली चीज। लेकिन इसे कॉस्ट नहीं बोलते हम, क्यों? देखो, इसके सी का मतलब कॉस्ट नहीं है, इसके सी का मतलब क्या है? कंज्यूम्ड। कंज्यूम हुआ, कॉस्ट थोड़ी ना लगी। कॉस्ट तो अभी लगेगी। कब लगेगी? जब हम इसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस और डायरेक्ट लेबर जोड़ देंगे, तो अब जो यहाँ पर आएगी वो कौन सी कॉस्ट होगी? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या होगा? इनडायरेक्ट वेजेस लगेंगे, फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड, या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या वर्क ऑन कॉस्ट, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस होगा, सेल ऑफ स्क्रैप। अब आप बोलोगे कि सर सेल ऑफ स्क्रैप आपने यहां भी बताया और आप यहां भी बता रहे हो, ये कौन सा वाला है? ये फैक्ट्री के अंदर जो टूट गया, बॉटल लेके आए आप प्लास्टिक की, फैक्ट्री के अंदर पहुंच गई, उसके अंदर आपने कोल्ड ड्रिंक भर दी, आगे जाते हुए बॉटल गिर गई, टूट गई। तो यहाँ पर कहाँ हो रहा है? फैक्ट्री के अंदर से स्क्रैप हो रहा है, मटेरियल के अंदर नहीं हुआ। मटेरियल तो पूरा लग गया था। मटेरियल जिसने लगवाया, जिसने आपके यहाँ मटेरियल भेजा, उसने तो अपना पूरा रिकॉर्ड बनाया, उसने बोला मैंने आपको 20 बॉटल दी थी। देखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है, क्योंकि गोडाउन से निकली 20 बॉटल और यहां पहुंची 19 बॉटल। तो किसकी गलती है? गोडाउन वाले की या फैक्ट्री वालों की? फैक्ट्री वालों की। इससे आप फैक्ट्री के अंदर जाकर लेबर के बारे में पता कर सकते हो कि कौन सी लेबर ऐसी है जो काम ठीक से नहीं कर रही है, तभी तो वेस्टेज हो रहा होगा। ये वेस्टेज को कंट्रोल कर दिया, यहाँ लेबर से कंट्रोल कर लिया, लेबर पे जाके कंट्रोल कर लिया। ठीक है, इससे जो आता है वो हमारा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कहलाता है। उसके ऊपर हम ऑफिस की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस के ओवरहेड, ऑफिस के ऑन कॉस्ट, जनरल एक्सपेंस जोड़ते हैं, तो हमारा क्या आता है? ऑफिस कॉस्ट आता है। अगर मैं इस ऑफिस कॉस्ट में ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स जोड़ दूं, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। उस पे मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दूं, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल आती है, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ? टोटल कॉस्ट बोलता हूँ। उसके ऊपर मेरा प्रॉफिट आता है, और फिर मेरी एक सेलिंग प्राइस आ जाती है। ठीक है, बगल में पर यूनिट चल रहा होता है। बगल में क्या चल रहा होता है? इधर आपका पर यूनिट में चल रहा होता है। ठीक है, आप पर यूनिट का कॉलम इधर एक्स्ट्रा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई कुछ थोड़ी बहुत? जी भैया। अच्छा, तो यहाँ पे ना इसका न्यूमेरिकल देखना चाहिए था, पर न्यूमेरिकल तो अभी है नहीं, न्यूमेरिकल अभी नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। पहले मैं टेंडर प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर मैं दोनों के न्यूमेरिकल करा के इसे खत्म कर दूंगा। ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। देखिए स्पीड में है, पिछली बार ये चैप्टर 2 दिन नहीं लगाए थे, इस चैप्टर ने 3 दिन लगाए थे। ठीक है, 3 से 4 दिन, लेकिन आजकल मैं थोड़ा तेज करा रहा हूँ। ठीक है, इतना तेज में जाता नहीं था वैसे। टेंडर प्राइसिंग क्या होती है? टेंडर प्राइसिंग है एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोडक्शन ऑफ वर्क। काम शुरू करने से पहले ही एस्टिमेशन कर दिया कितना बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है? ऑर्डर लेने के लिए है, किससे? कस्टमर से। अभी मैंने बताया ना कि अब मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो कंपनी कह रही है कि भाई देखो ऐसा है, मान लो आप एक कंपनी हो जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है। ठीक है, अब कोल्ड ड्रिंक बनाने का आपका काम है। अब एक मान लीजिए आईपीएल चल रहा है, आईपीएल चल रहा है आपके शहर में आईपीएल होने वाला ग्राउंड है, जिसके अंदर आपको ठेका मिल गया कि इस पूरे ग्राउंड में जो कोल्ड ड्रिंक है वो आप बेच सकते हो। आप एक आदमी, और आपको पता है ऐसे लगातार 10 मैच होने हैं, और कम से कम 40,000 लोग बैठेंगे, और हर कोई 10 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा, या एक कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा, तो 40,000 इंटू 10 करके, यानी कि पूरे मैच के लिए कितनी कोल्ड ड्रिंक चाहिए आपको? 4 लाख। अब आप क्या करोगे? 4 लाख कोल्ड ड्रिंक क्या रिटेलर से खरीदोगे? रिटेलर के पास तो नहीं होगी बेटा। होलसेलर के पास भी मुश्किल है 4 लाख बॉटल। वो कहेगा 4 लाख बॉटल, सर मेरा तो हिसाब किताब तो रिटेलर के लायक है। आप मान लो होलसेलर से ही बात करते या कंपनी से बात करते हो डायरेक्ट। अब मान लेते हैं कि देहरादून में ही है और विकास नगर में कोल्ड ड्रिंक की कंपनी का क्या है? अपना एक फैक्ट्री आउटलेट है। आप वहां गए, आपने कहा देखो सर, आप ये कोल्ड ड्रिंक किसको दोगे? डिस्ट्रीब्यूटर को दोगे, वो आपसे पैसे ले लेगा। आप इसका एडवर्टीजमेंट भी करोगे, कोल्ड ड्रिंक बेचने का बहुत सारा हो जाएगा। आप ये 4 लाख बॉटल मुझे दे दो, मुझे दे दो।
कोल्ड ड्रिंक कंपनी कहेगी सर दे तो देंगे, लेकिन पहले हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 4 लाख हम आपको दें कितने में। मार्केट में तो हम 20 रुपए की बेचते हैं, मान लो मार्केट में तो हम 20 रुपए की बेचते हैं, 20 रुपए के हिसाब से खरीदोगे तो तुम भी खुद मना कर दोगे, तुम कहोगे पागल है 20 रुपए के हिसाब से, तो फिर मैं दुकान से ना ले लूं, फिर से क्यों लूं। ठीक है, तेरे पास किस लिए आए, कंपनी का क्यों आए, तो थोड़ा रेट कम कर देगा। तो कंपनी इस रेट को तय करने के लिए क्या करेगी, कंपनी देखेगी अभी कितना प्रोडक्शन कंपनी करती है प्रेजेंट में, फिर कंपनी देखेगी कि आपको 4 लाख की जरूरत है, इस टेंडर को पूरा करने के लिए कंपनी को कितनी कॉस्ट लगेगी, और उसके हिसाब से कंपनी आपको क्या बता देगी, आपका 1 यूनिट का कॉस्ट बता देगी, आपको खरीदना हो तो खरीदो वरना मना कर दो। हर चीज में ऐसी होता है, हर चीज में, जितनी बड़ी कंपनीज में चले जाओ वो सब टेंडर ही निकालती हैं। इवन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जब मैं उसमें था ट्रेनिंग, सॉरी, जब बताता हूँ मैं आपको, कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं, सपोज करिए बड़ी कंपनी है, कोई भी बड़ी कंपनी है और उसे स्टेशनरी मंगानी है। अब जैसे एक कंपनी, कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, जिनकी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, जिनका प्रिंटिंग का काम होता है, जैसे आप सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, यूपीसीएल है। अब यूपीसीएल कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, उसके यहाँ कितने लेटर प्रिंट होते होंगे दिन भर में, कितने लेटर्स प्रिंट होते होंगे, कितने बिल प्रिंट होते हैं, कितना है, तो उसे स्टेशनरी बहुत चाहिए। अब वो ऐसी स्टेशनरी क्या दुकान से खरीदेगा, नहीं, वो टेंडर डालते हैं और बोलते हैं आओ भाई बताओ कौन कौन हमें स्टेशनरी कितने में प्रोवाइड कर देगा। जो दुकान होती हैं, जो होलसेलर होते हैं, वो इन पे क्या करते हैं, टेंडर डालते हैं, टेंडर खोला, ये टेंडर डालते हैं और जो सबसे कम रेट बताता है उस पर दिया जाता है। ये जो रेट होता है इसे हम कोटेशन प्राइस बोलते हैं। इस रेट को हम कौन सी प्राइस बोलते हैं, कोटेशन प्राइस। ठीक है, इस रेट को हम कोटेशन प्राइस बोलते हैं। और ये कोटेशन प्राइस तभी निकल सकती है जब आपको अपनी कॉस्ट का एक एक पार्ट पता हो। अगर आपको अपनी कॉस्ट का पार्ट पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी कॉस्ट कितनी लगती है, तो फिर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर। ठीक है, आई बात समझ में? जी भैया। ठीक, तो थोड़ी क्लास जो है कल करेंगे हम इसमें न्यूमेरिकल, आज इतने पे रोक देते हैं इसको। ठीक है, ये सर प्रोसेस कॉस्टिंग भी तो है ना इसमें? है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस हाँ कॉस्टिंग तो बाद में अगला, अभी प्रोसेस कॉस्टिंग तो बहुत लंबा टॉपिक है, अभी इसके अंदर थोड़ी ना हो, अच्छा वो अलग है। वो अलग टॉपिक है, बिल्कुल ही टॉपिक ही अलग है। तो लेकिन आपको इसे पढ़ना पड़ेगा आज ही, कल के लिए मत छोड़ना, ठीक है। इसका कम से कम वो फॉर्मेट याद कर लेना भाई। ठीक है। अच्छा 1 मिनट, 2 फाइलें चाहिए होंगी आपको, एक तो यही होगी ABC। कहाँ चला गया, कॉस्ट अकाउंटिंग दिख रहा है क्या, से अरे यूनिट कॉस्टिंग है उसका नाम, सबसे आखिर में। अरे ये यहाँ भी नहीं है, कहाँ गया, अच्छा दूसरे फोल्डर में यहाँ रखा हो, ये रहा यूनिट कॉस्ट। एक तो ये रख लीजिए आप अपनी, जिसके ऊपर हमने काम लिखा है, और एक फाइल में आपको ऐसे देता हूँ जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है। ये मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, कहाँ चला गया, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, बाकी कल इसके ठीक है सर। न्यूमेरिकल करेंगे अगली क्लास में। ठीक है जी, ठीक है सर। यस। थैंक यू। बाय। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। धन्यवाद भैया।